अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? आप सबका ठीक है? और आई होप दैट यू आर सेफ एंड फाइन। चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। और लास्ट वीक आप लोगों को याद होगा, हमने हमारी एक क्लास हुई थी, एक नहीं हो पाई थी। और जो एक क्लास हुई थी उसमें हमने ये आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन को रैप अप किया था और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को हमने पढ़ा था विद एग्जांपल्स। ठीक है? तो बेटा, आप लोगों का कोई सवाल हो अगर रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ी देर में। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई सवाल है किसी का, तो प्लीज आप लोग अभी पूछ सकते हैं। साथ साथ चैट में आप लोग ये सवाल कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग लिख लीजिएगा। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने देखा था क्या होता है, और इसके 3 फ़ॉर्मूलाज़ थे। परसेंटेज में अलहदा फ़ॉर्मूला था। बेसिकली चीज़ तो एक ही है कि जो आपका करंट लेवल है उसके ऊपर आप कितना अर्न कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, ताकि आपको कंफर्ट लेवल का अपना पता चल सके, कंफर्ट ज़ोन का, कि आप लोग कितने सेफ हैं। इसीलिए इसको मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहते हैं, मार्जिन, ठीक है, ऑफ सेफ्टी। तो आप कितने खतरे से दूर हैं। तो जितना ब्रेक इवन के पास होंगे, इसका मतलब खतरे के उतना करीब है। ब्रेक इवन तक आप खतरे में तो नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल एन बॉर्डर लाइन के ऊपर हैं। और ब्रेक इवन से जैसे कम होते जाएंगे, तो आप कम खतरे की तरफ और बढ़ते जाएंगे, डीप जाते जाएंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट या कह लें मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हमें प्लानिंग में मदद देता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में अगर थोड़ी डिस्कशन करें, या इस पूरे सीवीपी एनालिसिस के बारे में डिस्कशन करें, जो मैंने लास्ट टाइम भी की थी, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ये सीवीपी एनालिसिस हमें मदद क्या करता है बेटा, याद रखिएगा। द सीवीपी एनालिसिस हेल्प्स अस इन प्लानिंग। ठीक है? द फोरमोस्ट पर्पस ऑफ सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इज प्लानिंग, असिस्टेंस इन प्लानिंग। प्लानिंग रिगार्डिंग व्हाट? 2-3 बड़ी क्रिटिकल चीजों की प्लानिंग आपको करने में मदद मिलती है थ्रू सीवीपी एनालिसिस। ब्रेक इवन पॉइंट हो या मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, या टारगेट प्रॉफिट हो, जो भी, आपको सबसे पहले ये पता लग जाता है कि व्हाट इज द सेल्स level that you should achieve at a minimum. What is the minimum sales level that you should achieve? आपको मिनिमम कितनी सेल्स करनी पड़ेगी अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आना चाहते हैं? यानी इतनी तो करनी ही है। ऑब्वियसली इससे ज्यादा करनी है, लेकिन इतनी तो करनी ही है। तो आपकी सेल्स टीम को एक सेल्स टारगेट मिल जाता है। आपकी जो मार्केटिंग प्लानिंग टीम है, उसको ये सेल्स टारगेट के तौर पे एक फिगर मिल जाएगा, और वो फिगर से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमने कितनी मिनिमम सेल्स करनी है। तो आपके सारे जो सेल्स टीम है, उसका फोकस अब होगा कि यार चलो कम से कम इतनी सेल्स अब हम करें ना। अच्छा, साथ ही साथ आपको अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट करने का और समझने का एक मौका मिल जाता है। जो आप शायद ब्रेक इवन अगर कैलकुलेट ना करें, तो आप करें ना कैलकुलेट, या उसको डिस्टिंग्विश ना करें बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन इस एनालिसिस के थ्रू आपको अपनी फिक्स कॉस्ट को अलहदा से पढ़ने का एक मौका मिल जाता है। ठीक है? अच्छा, सेकेंडली, थर्डली, आपको ना सिर्फ ये फिक्स कॉस्ट के और वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा करने का मौका मिल जाता है, बल्कि इसी वजह से आपको ये भी पता चल जाएगा कौन सी कॉस्ट आपके कंट्रोल में है, कौन सी नहीं। आगे हमने अगला चैप्टर ये स्टार्ट करना है रेलेवेंट कॉस्ट का। तो आप किस कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट को और कितनी को नहीं। तो फिक्स कॉस्ट को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कॉस्ट प्लानिंग टीम जो है, उसको एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज आर मिक्स ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, थर्डली, आपको सेल्स यूनिट्स के अलावा ये भी आइडिया हो जाएगा कि आपने कितनी सेलिंग प्राइस रखनी है। क्योंकि जब आप ब्रेक इवन निकालते हैं इन रेवेन्यू टर्म्स, इन डॉलर टर्म्स, रुपीस टर्म्स,
तो उसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपकी यूनिट की प्राइस कितनी होनी चाहिए, और वो आपको अपनी सेल्स प्राइस को ज्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करने का मौका मिल जाएगा। आप उसको स्टडी करेंगे, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी स्टडी करेंगे, और उसके बाद ब्रेक इवन की कैलकुलेशन के अंदर उसको इस्तेमाल करेंगे। ये सारे ना आप मतलब लिखते रहें, अगर आप लिखना चाह रहे हैं, चले लेक्चर में दोबारा सुन भी लेंगे कि मैंने अलहदा से स्लाइड नहीं बनाई इनकी। अच्छा, फिर ये वैसे एक डिस्कशन है, ठीक है? और आपको ताकि कॉन्सेप्ट हो जाए कि ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मकसद क्या है। अच्छा, इसके अलावा बेटा जी, सेल्स कब होंगी? सेल्स तब होंगी जब प्रोडक्शन होगी। So the break even or the whole CVP analysis, margin of safety, ये आपको सबसे पहले तो प्रोडक्शन टारगेट सेट करने में भी मदद करता है, क्योंकि ऑब्वियसली मिनिमम सेल्स जितनी तो प्रोडक्शन आपको करनी है, तो आपकी प्रोडक्शन टीम को भी एक टारगेट मिल जाता है कि हाउ मच मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स दे हैव टू प्रिपेयर। और अगर टारगेट प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज कर लें, तो वो टारगेट प्रॉफिट के तहत फिर आपको नंबर ऑफ प्रोडक्शन, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, वो सारा कुछ मिल जाता है। तो इवन आप प्रॉफिट को टारगेट भी कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है जी। फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको अगेन वही ब्रेक इवन वाला ही कॉन्सेप्ट है, आपको ब्रीदिंग स्पेस के बारे में बता देता है कि आप, और आपको एक मौका देता है टू कंपेयर योर करंट परफॉर्मेंस विद द मिनिमम एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में बताता है कि जितना ये ज्यादा होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसका मतलब आपकी करंट परफॉर्मेंस उतनी ही बेहतर है। और मिनिमम एक्सेप्टेबल क्या है? ब्रेक इवन। यानी अगर आप ये सामने फॉर्मूला देखें, तो करंट माइनस ब्रेक इवन हो रहा है हर जगह। तो करंट आपकी जो अभी की परफॉर्मेंस है माइनस ब्रेक इवन जो मिनिमम एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस है, तो ये आपको आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट का भी एक मौका देता है सीवीपी एनालिसिस, ठीक है? तो ये बेटा जो हमने अभी डिस्कशन की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी इन अ सेंस कि ये आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट बता दिया इसने कि ब्रेक इवन का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? व्हाई आर वी एक्चुअली डूइंग इट, या सीवीपी एनालिसिस का। तो ये डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्लानिंग्स, दीज आर डिपेंडेंट ऑन द सीवीपी एनालिसिस। अच्छा जी, एक सवाल आया था, अच्छा यूनिवर्सिटी खोल रही है पेपर से पहले, यार कोई पता नहीं, सीधी बात है, बल्कि आपस की बात है, मुझे नहीं लगता। मेरे पर्सनल ओपिनियन में अब तो जो हालात बन गए हैं, हमें तो सुनने में यही आता है रोज के जी शायद इससे भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाए, लेकिन खुलने के मेरा ख्याल है कोई चांसेस एज सच नहीं है पेपर से पहले। बाकी जो शेड्यूल्ड है अप्रैल वो तो है, लेकिन आपके पेपर से पहले खुलने के चांसेस फिलहाल मुझे नहीं लग रहे। जी बेटा, चले जी, लेट्स रिज्यूम। एक छोटा सा टॉपिक आज के दिन का रह गया, जो हमारे पास 6 मिनट रह गए हैं, तो एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको करा देता हूँ साथ। ये देखिए जी, ये आपके साथ सामने एक स्लाइड आ रही है जिसपे लिखा है लिमिटेशंस ऑफ सीवीपी, ठीक है? ये भी जब भी कोई टॉपिक पढ़े ना, तो साथ उसकी लिमिटेशंस और अजम्पशंस वगैरह हमें पढ़ लेने चाहिए, ताकि, क्योंकि ये ना हमें रट्टा नहीं मारना होता ना। लिमिटेशंस और अजम्पशंस जो है ये आपको आइडिया दे देते हैं कि हाउ कैन इट बी डिफरेंट फ्रॉम द रियल लाइफ, यानी रियल लाइफ सिनेरियो से ये डिफरेंट कैसे हो सकता है और क्यों होता है। तो ये लिमिटेशंस आपको एक कह लें कि आपके कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर देता है, लिमिटेशंस और अजम्पशंस का टॉपिक। तो इसी तरह सीवीपी एनालिसिस जो है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, इसकी कुछ लिमिटेशंस और अजम्पशंस हैं। और सबसे पहली अजम्पशन और लिमिटेशन भी यही है कि दिस assumes that only one type of product is used। हर कंपनी में एक ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? ये एक बहुत बड़ी अजम्पशन है सीवीपी एनालिसिस की। इसका मतलब है कि एक ही आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी की सेल्स होगी, उसी की सेलिंग प्राइस होगी, उसी की कॉस्ट होगी, उसी का कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट होगा, एंड उसी का ब्रेक इवन आप कैलकुलेट कर रहे हैं। और ये एक लिमिटेशन इसलिए है कि ब्रेक इवन कैन बी डिफरेंट फॉर एवरी प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट के लिए ब्रेक इवन डिफरेंट हो सकता है, यानी उसकी सेल्स और सेलिंग प्राइस डिफरेंट है, और फिक्स कॉस्ट लेकिन एक ही है पूरे उसकी कंपनी की।
तो यहाँ पे आके थोड़ी-सी आपकी लिमिटेशन हो जाती है कि आपको अज़्यूम करना पड़ता है कि एक ही प्रोडक्ट इस्तेमाल हो रहा है, व्हेयरएज़ इन रियलिटी दिस इज़ नॉट द केस फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज़। हर कंपनी में एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता, ज़्यादातर में बल्कि एक प्रोडक्ट नहीं बन रहा होता। तो इसकी वजह से सीवीपी एनालिसिस थोड़ा-सा मुख्तलिफ हो जाता है रियलिटी से। और एक और असम्पशन जो है कि वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस और वॉल्यूम एटसेट्रा सब सेम रहेंगे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम। वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी, ये ऐसा नहीं ज़रूरी, क्योंकि ख़ास तौर पे आजकल अगर आप देखें पाकिस्तान में जिस हिसाब से प्राइसेस कम ज़्यादा होती हैं, तो बेटा वो वेरिएबल कॉस्ट तो आपको सेम आप रख ही नहीं सकते। क्योंकि एक चीज़ आपको अगर जनवरी में पड़ रही है या बल्कि जनवरी की पहली तारीख को अगर वो ₹10 की पड़ रही है, वो हो सकता है दूसरी तारीख को 12 की हो जाए और तीसरी तारीख को दोबारा से 11 की हो जाए, तो कोई पता नहीं। सिमिलरली अगर आप देखें पेट्रोलियम प्राइसेस हर महीने बाद 15 दिन बाद आपकी अगर बढ़ती कम होती हैं, तो अगेन आप जब ये एनालिसिस कर रहे होते हैं, आप तो जनरलाइज़्ड एनालिसिस कर रहे होते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप अज़्यूम कर रहे होते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट सेम नहीं है अगर, तो फिर कंट्रीब्यूशन भी सेम नहीं है और फिर इसके हिसाब से ब्रेक इवन भी सेम नहीं है। तो ये जो ब्रेक इवन है, ये तो आपका फिर फ्लक्चुएट करता है एक्चुअली। ये आपको हर रोज़ कैलकुलेट करना पड़े शायद, डिपेंडिंग ऑन द वॉलेटिलिटी ऑफ द प्राइस ऑफ योर प्रोडक्ट। ठीक है? तो जितनी आपके प्रोडक्ट की प्राइस वॉलेटाइल उतना ही आपको बार-बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्राइस प्राइस भी सेम नहीं रख सकते ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइस भी जिस तरह आपके लिए कॉस्ट बढ़ रही है, तो आप प्राइस भी तो ऑब्वियसली वेरी करेंगे। कुछ चीज़ें अभी सस्ती हैं, कल को 1 दिन बाद वो महँगी हो जाएँ, फिर सस्ती हो जाएँ। तो ये फ्लक्चुएशंस, इसी तरह वॉल्यूम की भी फ्लक्चुएशन, आपने अज़्यूम किया कि 10,000 यूनिट्स बिके और वो आपके हो सकता है सेल्स फोरकास्ट एकदम चेंज हो जाए हफ्ते बाद ही कि नहीं यार अब तो 5,000 बिकेंगे, फिर चेंज हो जाए नहीं 15,000 बिकेंगे। तो ये जो वेरिएशंस हैं वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस, वॉल्यूम में, ये एक अज़्यूम किया जा रहा है कि ये नहीं है। Whereas in reality this is not the case। आपको ये ब्रेक इवन बार-बार हर डिफरेंट सिनेरियो के साथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, एक और असम्पशन देखें, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हम अज्यूम करते हैं कि प्राइस सेम है, वेयर प्राइस कम हो जाती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? और जैसे-जैसे आप प्राइसेस वॉल्यूम बढ़ाते हैं, आपको प्राइस आपकी कम हो जाती है, कॉस्ट भी कम हो जाती है बाइंग जब करते हैं। तो जब लोगों को ज़्यादा प्रोडक्ट बेचना होता है किसी को, तो आप डिस्काउंट्स भी देते हैं। तो ये डिस्काउंट्स और इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसके अलावा और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिस तरह इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, ये सारे फैक्टर्स को आप साइड पे रख देते हैं। तो ये एक मसला है। अच्छा, फिर रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर लीनियर। आपने देखा कि रेवेन्यू एक लाइन से बढ़ रहा है और कॉस्ट भी एक लाइन से बढ़ रही है, लेकिन अभी जो हमने ऊपर की डिस्कशन की है उसके मुताबिक ऐसा जरूरी नहीं। आपकी कॉस्ट ऐसे बढ़ना शुरू हुई, फिर एकदम मजीद बढ़ गई, फिर कम हो गई, फिर बढ़ गई। तो ये जो ग्राफ होता है ये ऐसे जिगजैग होता है रियलिटी में। इसी तरह प्राइस भी ऐसे बिल्कुल एक कांस्टेंटली नहीं बढ़ती। आपकी प्राइस बढ़ी, थोड़ी आपने ज्यादा कर दी, फिर कम कर दी, फिर ज्यादा कर दी, तो ये भी एक जिगजैग सी लाइन बनती है। अच्छा बेटा, अभी हमारा लेक्चर खत्म हो जाए तो फिर खत्म है, जो मेरी नेक्स्ट क्लास है थर्ड के साथ। आखिरी पॉइंट है इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट का। आपकी फिक्स कॉस्ट भी फिक्स नहीं रहती। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम आपकी फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीमेंटल हो जाती है, यानी बढ़ जाती है। बढ़ जाती है, एक ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, इकट्ठी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप काम कर रहे हैं एक कमरे के अंदर, उसका रेंट है 10,000, आप जब वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो हो सकता है आपको दूसरा कमरा भी रेंट पे लेना पड़े या एक और मशीन रेंट पे लेनी पड़े, उसका रेंट एकदम बढ़ जाएगा। है वो फिक्स, लेकिन 10,000 तक फिक्स रही, फिर उसके बाद एकदम बढ़ गई, फिर 20,000 होगी, फिर एकदम बढ़ गई 30,000 होगी। ये कौन